आज के शो में खलीज अरब में शिपिंग रुकावटें, रूट्स की तब्दीली, पाकिस्तान दुनिया भर के लिए तिजारती हब बन गया। कराची पोर्ट पर 8,313 कंटेनर्स जितना माल पहुंचा। पाकिस्तान के लिए ट्रांसशिपमेंट का मुस्तकिल मरकज बनने का सुनहरी मौका। पीटीआई का मुल्क मुखालिफ बयानिया, ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ बेनकाब। जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ साजिशें, माशी इस्तेहकाम निशाने पर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकिशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। नाज़रीन, जो एक पूरी मुनज़्ज़म तरीके से एक पूरी अप्रोच अपनाई गई, हमने देखा कि पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़े क्लैरिफिकेशंस दे रही है कि जो जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से यूएनएचआर में बानी पीटीआई के साहबजादे कासिम सुलेमान और उनके साथ जो जुल्फ़ी बुखारी और मौजूद थे, तो वो तमाम जो इस वक्त जो तमाम तौजी और तमाम क्लैरिफिकेशंस आई हैं वो अपने आप ज़मीन बोझ हो गई हैं, क्योंकि उसके बाद से लेकर अब तक जितनी क्लैरिफिकेशंस वो दे रहे हैं वो मामला और ज़्यादा मुतनाज़ा हो रहा है। और ताजे बरादरी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुकी है कि जो सोशल मीडिया पर जीएसपी प्लस स्टेटस से बहस हो रही है तो आप इस बहस में ना पड़े, क्योंकि इसका पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी से ताल्लुक है। लेकिन पीटीआई वो जमात है या वो तबका या वो कल्ट बन चुका है जिसको इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम, पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम से कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हमारा बंदा वज़ीर आज़म, ये किसी की भी अगर सोच हो जाए कि अगर हमारी जो शख्सियत जिसको हम पसंद करते हैं वो अगर इस मुल्क का सरबरा है तो ये मुल्क है, अगर वो मुल्क का सरबरा नहीं है तो हमें इस मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। तो इस सोच के साथ ये अमली तौर पर जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिपेंड कर रही है। अच्छा, कल से लेकर अब तक क्योंकि जीएसपी को लेकर उन्होंने कहा कि हमने उस स्पीच के अंदर ये अल्फाज अदा नहीं किए, तो जनाब ये जो पूरा सजाया गया था, ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस जो सो कॉल्ड नाम नेहाद बानी पीटीआई इमरान खान रिहाई कॉन्फ्रेंस थी, इसका जो असल मकसद या मोटो या ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो ये जो जीएसपी प्लस स्टेटस है उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से बात कर सकें। और इसमें आप ये देखें कि आरिफ अजाकिया से वो मुलाकात करते हैं। आरिफ अजाकिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है। उसके अलावा जिस शख्सियत के साथ वो बैठे हुए हैं वो बीएनएम यानी बीएलए की झेली तंजीम का एक सरकर्दा रहनुमा है जो फिर दोबारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन की एलिजेड बात करता है। और ये तमाम जो बयानिया ये अपने अब्बा के हवाले से बनाते हैं जो गोल्ड स्मिथ के नवासे हैं, तो ये पूरा बयानिया बनाकर ये कोशिश ये की जाती है कि यूएनएचआर में ये दिखाया जा सके कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। तो उसका मकसद क्या था? मकसद ये है कि अगर एलिगेशंस प्रूव हो जाए ह्यूमन राइट्स वायलेशन की तो पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस मुतासिर हो जाए और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट शिपमेंट मुतासिर हो, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मुतासिर हो और अल्टीमेटली यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है, जो लोकल प्रोडक्शन है, फैक्ट्रीज है, एम्प्लॉयमेंट है, ये तमाम जो इस वक्त है ये सबोताज हो जाए, माशी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर आ जाए और पाकिस्तान किसी तरह डी ट्रैक हो जाए इस वक्त इस्तेहकाम के सफ़र से। एंड उस वक्त ये सब कुछ हो रहा है जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल कीमतें हम देख रहे हैं कि बढ़ रही हैं। उसका इम्पैक्ट आलमी सतह पर तो आ रहा है, पाकिस्तान पर भी आ रहा है। रीजनल हालात आपके ख़राब हैं, आपको नहीं पता कि रेमिटेंसेस का क्या इस वक्त आगे टर्न अराउंड होगा। उस वक्त पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को टारगेट करने की ये कोशिश की गई है। आज हमने देखा कि एफपीसीसीआई का एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ आया है इस हवाले से। एफपीसीसीआई ने जो पहले उनके जो उनके अहदेदारान हैं उन्होंने आज मुख्तलिफ मौक़ात पर मीडिया से गुफ्तगू भी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कुछ पहले तो ये बताया कि जो जीएसपी प्लस स्टेटस है इसके हवाले से सोशल मीडिया पे जो तबसरे हो रहे हैं, उन्होंने कहा इससे गुरेज करना चाहिए। सोशल मीडिया पे तबसरे करने की चीज़ नहीं है ये जो आपका जीएसपी प्लस स्टेटस है। तो क्या कहा गया अहदेदारान की तरफ से एफपीसीसीआई के जो पाकिस्तान का फेडरेशन ऑफ जो चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज है, जो नुमाइंदगी करता है सारे चेंबर्स की, तजारती ऐवान सनत और तजारत है, पहले ज़रा सुनते हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर जो जिक्र हो रहा है उस बारे में क्या कहा है। लेट्स हियर दिस। तो जब इतनी इम्पोर्टेंस है ये पाकिस्तान के लिए, तो पिछले दिनों अभी ये कल परसों एक जो सोशल मीडिया में जो एक बात हो रही थी कि इसमें कोई ऐसी बात की गई कि जीएसपी प्लस जो है वो पाकिस्तान के हवाले से, तो हम इसको भरपूर पूरी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इसको कंडेम करती है और हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो इसने सेंसिटिव इशू के ऊपर और जिसके ऊपर पाकिस्तान बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ
इसके ऊपर अमल दरामद कर रहा है, जो कि इस बात का सबूत है क्योंकि ये स्टेटस पाकिस्तान को 2013 से 2023 तक दिया गया था और फिर अगेन ये सारी एवोल्यूशंस हुई और सारी एनालाइजेशंस हुई और फिर उसके बाद 2023 में अगेन ये तमाम प्रोसेस कि जो कंडीशंस होती है जीएसपी प्लस स्टेटस के लिए वो तमाम उसने पूरी की 2023 तक और फिर 4 साल के लिए मजीद उसको ये स्टेटस मिल गया 2027 तक। अच्छा, इसके साथ साथ हमने देखा कि उन्होंने ये जिक्र भी किया कि किस तरह पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के हवाले से ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ कोई साजिश होती है या उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश होती है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे एक्सपोर्ट से पड़ता है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कंपेटिटिव नहीं रहते। अगर एक्सपोर्ट्स गिरते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो लोकल प्रोडक्शन यानी जो आपकी फैक्ट्रीज हैं या जो आपको एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं उनकी पैदावार मुतासर होती है, अल्टीमेटली जो कि एक एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस पाकिस्तान में क्रिएट कर सकती है। और यही बात है जिस वजह से लोग कह रहे हैं कि जीएसपी प्लस स्टेटस को नुकसान पहुंचाना ये किसी सियासी जमात अगर आप अपने मफाद के लिए कर रहे हैं तो आप मुल्क को, मुल्क की सालमियत को, मुल्क की माशी सालमियत और माशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो डिटेल्स दी हैं एफपीसीसीआई ने वो क्या है, जरा वो भी सुनाते हैं। लेट्स हियर दिस। अगर हम इसमें अगर मैं जीएसपी प्लस को बताऊं तो इसमें यूरोपीय मार्केट फ्री एक्सेस जो है वो जीएसपी प्लस है। इसमें अभी तक पाकिस्तान की जब पहले 2013 में जो यूरोप को एक्सपोर्ट्स थी वो 3.5 बिलियन थी और जीएसपी स्टेटस मिलने के बाद और अब 2025 तक जो है वो तकरीबन 8 बिलियन यूएस डॉलर हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि मोर देन डबल हमारी एक्सपोर्ट इस स्टेटस की वजह से हो चुकी हैं। अच्छा, मसला ये है इस वक्त कि पाकिस्तान की तारीफ, पाकिस्तान की कोई माइलस्टोन, चाहे वो डिप्लोमेटिक माइलस्टोन हो या इकोनॉमिक माइलस्टोन हो, उसको देखते या उसका चर्चा होते हुए पाकिस्तान का या पाकिस्तान कोई भी माइलस्टोन अचीव करता है, वो इनकी आंखों को जो ऐसा चुभता है, वो चाहे इंडियन मीडिया हो या वो यहाँ पर एक तबका खास, एक कल्ट हो जो कि एक शख्सियत को इतना ज़्यादा इस वक्त अपने सर पर उन्होंने चढ़ा लिया कि पाकिस्तान उनके लिए अब इस वक्त कोई सामने, वो पाकिस्तान को बाला तक रखकर इस वक्त अपने मफादात का फैसला करने लगे। तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान की जो सिफारती और पाकिस्तान की खारजा उमूर में जो कामयाबियाँ हैं उसका चर्चा रिसेंट जो क्राइसिस है उसमें तो आपने देखा ही है कि भारतीय मीडिया में हो रहा है, इंटरनेशनल फोरम्स पे हो रहा है, लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें तो तारीफ वो होती है जो कि दुश्मन भी करे। शशि थरूर, उनकी एक स्टेटमेंट रिसेंटली आई और उनके इंडियन मीडिया पर आई, पाकिस्तान में भी इसका काफ़ी चर्चा कुछ जगहों पे आपने देखी होगी। पाकिस्तान के नाकिद भी रहे हैं, क्रिटिक भी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स की और इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान की जो खास तौर पे सिफारती सतह पे जो माइलस्टोन्स है पाकिस्तान के, उसकी वो तारीफ कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उजागर कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स बड़े अच्छे तरीके से खेले और अपनी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत ने यानी नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने वहाँ पर कितने गलत फैसले किए डिप्लोमेटिक लेवल पर, जिसका नुकसान और खमियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। शशि थरूर क्या कहते हैं जरा आपको सुनाते हैं। लेट्स हियर दिस। What Modi has done remains a historical blunder. You can't make friends with declining powers and expect India to go ahead. The global south is a reality. China, Russia and Pakistan are now more closer than ever. I feel so sorry to say this, but Pakistan is faring much better diplomatically than India, which has never happened in the past 70 years. I believe we are on our way down. This legacy built on the innocent lives of Gaza will not survive for Netanyahu and it won't work for Prime Minister Modi. अजीन, इसके साथ साथ कुछ और डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। मैं आपके साथ, आपने कुछ नंबर्स हेडलाइन में सुने और कुछ आपको तफसीलात बताते हैं कि जो कराची पोर्ट है उसके ऊपर तकरीबन जो शिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट, लॉजिस्टिक के हवाले से ये एक मरकज़ी तवज्जो इस वक्त हासिल कर चुका है आलमी सतह के ऊपर। सप्लाई डिस्ट्रप्शंस की वजह से, आपके जो ग्लोबल जो सप्लाई चेन्स हैं मुतासर होने की वजह से, रस्तों में रुकावट की वजह से, और ओवर द लास्ट 24 डेज अगर मैं आपके साथ नंबर शेयर करूं, द पोर्ट इंक्लूडिंग कराची, पोर्ट कासिम एंड गवादर हैव रिपोर्टेड रिकॉर्ड लेवल्स ऑफ कार्गो एक्टिविटी. ट्रांसशिपमेंट ऑफ कराची पोर्ट ओवर द
पास्ट 24 डेज यानी पिछले 24 दिनों में जितनी ट्रांसशिपमेंट आई हैं वो पिछले एक साल के बराबर है। यानी साल 2025 में अगर 8,313 ट्रांसशिपमेंट आई थी तो तकरीबन इतनी यानी 8,300 जो है इस पर ट्रांसशिपमेंट्स सिर्फ इस साल के पिछले 24 दिन के अंदर हमारे पोर्ट्स के ऊपर आई हैं। तो ये जो इंक्रीज है ये तकरीबन 1423% की परसेंट की इंक्रीज है। आप ये अंदाजा लगाएं कि ये कितनी बड़ी यानी आप एक तवज्जो का मरकज और बड़ा सुनहरी मौका है पाकिस्तान के लिए कि अपने पोर्ट को इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मरकज जो कंसाइनमेंट लॉजिस्टिक्स के हवाले से उसको इस वक्त तवज्जो हासिल हो रही है ट्रांसशिपमेंट के हवाले से, और पाकिस्तान इसमें इस मौके को सही तरह यूटिलाइज भी कर रहा है। आज एक और भी डेवलपमेंट हुई, हमने देखा कि जो एक और अहम कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से डेवलपमेंट हुई कि एक्सपोर्टर्स इन पाकिस्तान यूजुअली नीड अ बैंक गारंटी। ये वो एक्सपोर्ट्स हैं जो कि थ्रू ईरान या थ्रू ईरान के थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज पे होती हैं। दे नीड बेसिकली अ बैंक गारंटी फॉर प्रोडक्ट्स दे आर सेंडिंग आउटसाइड द कंट्री दैट रिक्वायरमेंट्स दैट हैव बीन वेव्ड ऑफ, और ये इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months हुई है फॉर सर्टेन एक्सपोर्ट्स गोइंग टू ईरान एंड टू सेंट्रल एशिया थ्रू ईरान। द टेम्पररी एग्जेम्पशन इफेक्टिव फ्रॉम March 24 to June 21, 2026 allows exporters, यानी अब ये बड़ी अहम खबर है कि exporters can now send certain goods to Iran and rise to Central Asian republics through Iran's land route without the usual financial instrument requirement that normally गवर्न्स एक्सपोर्ट अंडर पाकिस्तान ट्रेड रेजिम। यानी जो आपको बैंक गारंटी चाहिए थी एक्सपोर्ट के लिए अगर आप ईरान के लैंड रूट के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं तो उस एग्जेम्पशन को वेव ऑफ कर दिया गया इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, यानी 24 मार्च से लेकर 21 जून के लिए उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है माशी फ्रंट के ऊपर, और यकीनी तौर पे इसके तज्जिए में मुख्तलिफ जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने लिखा है कि द डिसीजन मार्क्स द फर्स्ट मोमेंट इन विच पाकिस्तान सीम्स टू बी एडजस्टिंग ट्रेड रियलिटीज अलॉन्ग इट्स बॉर्डर in accordance with growing the global conflicts. For decades, trade between Iran and Pakistan has largely been barter-based and informal because of international sanctions on Iran. On top of this, Pakistan's continued conflict with Afghanistan and the subsequent border closure has meant unusual trade routes to Central Asia have also been closed off. So, according to one expert, Pakistan is possibly trying to take advantage of the current international situation by easing trade requirements. Pakistan might even want to set a precedent of some form of trade with Iran, which would be beneficial for both countries after the war ends. तो ये जो पाकिस्तान के बारे में लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो ग्लोबल शिफ्ट्स हैं, जो उस वक्त ग्लोबली टर्न अराउंड हो रहा है, जो इकोनॉमिक जोन्स हैं, इस हवाले से पाकिस्तान उसका भरपूर तरीके से एडवांटेज ले रहा है। जफ़र पासी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, माहिर मईशत के प्रोग्राम में साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हमें उस्मा करदार साहबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नून की सीनियर सियासतदान हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं। उस्मा साहबा बहुत खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। आपसे आगाज़ करते हुए प्रोग्राम का पहले बताएं कि GSP प्लस पर बड़ी सियासत चर्चा PTI ने बड़ा घनौनी तरीके से मुल्क के खिलाफ एक साजिश की है। आज FPCCI ने वाज़े मौक़िफ़ अपनाया, माहिर मईशत हों, ट्रेडर्स हों, ताजिर बरादरी, उन्होंने वाज़े मौक़िफ़ अपनाया कि ये पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को हट करने की कोशिश है, पाकिस्तान की मईशत को, माशी सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। आप कैसे देखती हैं इस साजिश को जो पाकिस्तान के खिलाफ घड़ी गई जेनेवा में? उस्मा साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिफान, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, इनसे अच्छे की उम्मीद तो कम ही रखी जा सकती है। जो भी इन्होंने किया है वो देखें, इन्होंने हमेशा रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और इंटरनेशनली उसका इमेज जो है वो डैमेज करने की कोशिश की है। ये तवातर से ये इस तरह के काम कर रहे हैं। इनको चूँकि यहाँ पे पता है कि इनकी अब कोई पजीराई नहीं है, अदालतों ने इनके खिलाफ जो फैसले किए हैं, इनकी करप्शन जो है वो खुल के सामने आ गई है। जो इन्होंने 9 मई को जो रियासत पे हमला किया वो उसका खुमियाजा भी ये इनको भुगतना पड़ रहा है। तो अब इनके पास अब एक ही ये हरबा बचा है कि ये इंटरनेशनली जाके मुल्क को बदनाम करें और रियासत को और रियासत के इदारों को बदनाम करें। लेकिन इस वक्त वहाँ पे भी इनकी सारी पाकिस्तान की बनी है और बन रही है मार्का हक से लेके अब तक, वो पहले कभी उस पोजीशन में पाकिस्तान नहीं आया था। पाकिस्तान जो है हर कोई पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है, एक सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। आप देखें कि जो ये ट्रेड का आपने भी इंट्रो में सारा बता रहे हैं, ये कितनी बड़ी एक ये एजाज है पाकिस्तान के लिए कि यहाँ पे अब सारे डाइवर्ट करके यहाँ पे आपके कंटेनर्स आ रहे हैं
और 8,000 से ज़्यादा कंटेनर्स जो हैं वो आपका कराची की जो बंदरगाह है वहाँ पे मौजूद हैं, पहुँच चुके हैं। तो और ऑयल के 8 टैंकर्स जो हैं वो ट्रंप साहब ने खुद उनको एक्नॉलेज किया कि वो पाकिस्तान के झंडे की वजह से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल के तो उनको इजाज़त मिली और वो दाखिल हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें कद काट बढ़ रहा है पाकिस्तान का। ये इन्होंने जो ठेका उठाया हुआ है पाकिस्तान को बदनाम करने का, ये उल्टा पड़ रहा है। ये इनका जो अपना मुंह काला हो रहा है, जब भी वो इस तरह की बात करते हैं तो पूरी दुनिया से इनको लान तान होती है। हर तरह से पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान के जो मुहिब्बे वतन लोग हैं वो इनको लान तान करते हैं कि आप पाकिस्तान ही के पीछे पड़ गए, आप पाकिस्तान के ही घर पे पड़ गए कि उसको कभी आप श्रीलंका बनाना चाहते हैं, कभी आप IMF को कहते हैं कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना रिन्यू करो। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है मैम, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। जी उस्मान साहब आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। अच्छा ये उस्मान साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो इस पे वैसे खैर वो क्लैरिफिकेशन कहना नहीं चाहिए जो आई है उनकी तरफ से, वो ये आई है कि उनके बेटे ने कहीं GSP+ स्टेटस को रिवोक करने का नाम नहीं लिया अपनी स्पीच में जो वो वजाहतें पेश कर रहे हैं। तो ये इज इट इनफ? पहले तो ये बताएं क्योंकि वो उस कॉन्फ्रेंस से बैठे हुए हैं, BNM के बंदे के साथ आरिफ अजाकिया से मुलाकात कर रहे हैं और फिर बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन की GSP के फोरम पे, लेकिन कह ये रहे हैं कि हमने तो नहीं बोला रिवोक करने को। इज इट इनफ जो क्लैरिफिकेशन वो दे रहे हैं? देखिए ये जितना मर्जी अब इसको कवर अप करने की कोशिश करें। इन्होंने पहले तो आरिफ जाता था, उसके साथ मिलके इन्होंने तस्वीरें खिंचवाई। जुल्फी बुखारी इसमें शामिल था, इसमें इमरान खान का अपना कजन शामिल था और ये साथ बैठ के तो जो बलोच नेशनल मूवमेंट का जो लीडर है डॉक्टर नसीम जो है जी, उसके साथ बैठ के इन्होंने UN में पाकिस्तान को फिर दोबारा बदनाम करने की कोशिश की है। कहा है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। GSP+ का जो स्टेटस है ये पाकिस्तान के खिलाफ अगर ये बात करेंगे तो बहुत नुकसान होता है पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को ये पता है। बड़ी मुश्किल से ये जो GSP+ का स्टेटस जो था वो हमें मिला था और यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी जो ट्रेड है वो सारी इससे मुंसलिक है। Exactly. तो अब ये जो आज हमने ट्रेड के हवाले से फिगर्स शेयर किए हैं, झूठ का बुलंदा है सिफान जी, इनकी अब किसी बात पे कोई यकीन नहीं करता है। ये जूइश लॉबी है जो इसके पीछे है, ये जूइश लॉबी की फंडिंग है, ये उनकी इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने की है। गोल्डस्मिथ के ये ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और वो गोल्डस्मिथ के एजेंडे पे ये लोग चल रहे हैं। तो ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ इनकी कोई एफिलिएशन नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। अगर होती तो ये कासिम जो है 30 साल के हो गए, 30 दिन भी कभी आके इन्होंने अगर गुजारे हो पाकिस्तान में तो आप मुझे दिखा दें कब इन्होंने गुजारे हैं। सही। अच्छा मैं इस पे आता हूँ कि वो जो उन्होंने एलिगेशंस ह्यूमन राइट्स की किए हैं उस पर तफसीलात पे आने से पहले ज़फर साहब ये मुझे बताएं ट्रेड के हवाले से जो पोर्ट पे मूवमेंट्स है वो कैसे रीड कर रही है मार्केट, आप लोग कैसे रीड कर रहे हैं? इंटर बैंक और ओपन मार्केट में क्या उसके बाद रिफ्लेक्शन है उसका? फिर ईरान के साथ जो एक्सपोर्ट्स के हवाले से फैसले हुए हैं कैसे मार्केट रीड कर रही है सारी सूरत हाल? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका शुक्रिया मधु करने का। देखिए जनाब बात ये कि जो बोर्ड पे जो एक्टिविटी बढ़ गई है इस वक्त जी 1300%, तो 1400% जी, तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह का हमारे लिए विंडफॉल है। अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि इन हालात में जब पूरी दुनिया एक तरह से बंद पड़ी हुई है और कहीं पे कोई फाइनेंशियल मूवमेंट या एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, और ये सारी अल्लाह ताला की मेहरबानी से और हमारी जो फील्ड मार्शल हैं या हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं उनकी इक्वेशन की वजह से ये मामला ठीक चल रहे हैं। सॉरी। उसके अलावा जो आपने एक्सपोर्ट की बात की, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त दुनिया बंद पड़ी हुई है, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चीज़ें मुतासर हैं, तो जिस तरह और ममालिक मुतासर हैं तो इससे पाकिस्तान भी मुतासर है। तो ये जो हमने छूट दी है एक्सपोर्टर्स को ईरान के ज़रिए जो बैंक गारंटी की, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि बैंक गारंटी जो हासिल करते हैं वो इतना आसान काम नहीं है। अच्छा। और इन हालात में जब जंगी हालात होते हैं
उसके अंदर हर आदमी अपने पैसे को सेव करने की कोशिश करता है। इवन देन इंश्योरेंस कंपनीज भी जंग के दिनों में इंश्योरेंस कवर ख़त्म कर देती हैं या हटा देती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ने कंपनीज को और लोगों को फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलने की इजाज़त दी है ताकि वो इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें इस वक्त फौरी तौर पे। अच्छा। तो ये भी एक स्टेट बैंक का बहुत अच्छा इक़दाम है। अब रह गई बात इंटर बैंक की, तो दुनिया में मैं समझता हूँ इंटर बैंक से पहले मुझे बताएं कि जो हम अभी जो मूवमेंट देख रहे हैं पोर्ट पे, यानी हम मरकज़ हैं तवज्जो का इस वक्त आलमी सतह पे, तो ये सस्टेन कैसे हो सकता है? सुनहरी मौके को हम इन द लॉन्ग टर्म कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं ताकि ये सस्टेन करें? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मेरे भी जहन में ये बात थी कि अब इस वक्त हमको पूरी तरह विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे हमारे सियासतदान हो, और चाहे हमारे हुक्मरान हो, चाहे अपोजिशन हो। उनको चाहिए कि जो ये मौका मिला है इसको सस्टेन ही कर लें, बढ़ाने को तो छोड़ें। जैसे मिसाक जमहूरियत है, ऐसे एक तो मिसाक मईशत की ज़रूरत है, और हम लोगों को इस वक्त अपना फ़ायदा छोड़ के मुल्क का फ़ायदा देखना चाहिए कि हम किसी तरह ये जो ट्रैफिक हमारी तरफ मुड़ा है या जो गवर्नमेंट खुदा की ब्लेसिंग आई है वो हमारे पे कायम रहे। तो उसके लिए हमको कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और इसके साथ साथ गवादर पोर्ट को मज़ीद फ़ाल करने की ज़रूरत है। मैं इसमें एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा, टेक्निकली कुछ इकदाम उठाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, क्या होगा? बर्थें बढ़ानी पड़ेंगी। अच्छा, सही। और वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो बढ़ानी पड़ेंगी, और इसके साथ साथ डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा ताकि क्विकली काम हो सके। जो क्लियरेंस है, जो आपकी उसकी इंस्पेक्शन है, या जो उसकी हैंडलिंग है, और बर्थों की जो ट्रैफिक की आना जाना है, वो तेज़ 24 घंटे हमको इमरजेंसी लगानी पड़ेगी ताकि इसको हम आसानी के साथ हैंडल कर सकें। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, विल अगर हो तो इंशाल्लाह हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे सऊदी अरब है या दीगर अरब ममालिक हैं, अगर उन्होंने थोड़ी सी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ रखी होती, जैसे कि उन्होंने MOU साइन किया $10 बिलियन की रिफाइनरी लगाने का गवादर में, अगर आज वो लगी हुई होती तो आज सऊदिया वो $10 बिलियन एक साल में निकाल लेता। एक तो हमारी ऑयल की ज़रूरत पूरी होती, और फिर पूरा सेंट्रल एशिया और दीगर ममालिक को गवादर के ज़रिए शॉर्टेस्ट वे के अंदर और शॉर्टेस्ट टाइम में वो दे रहा होता, वो एक ऑल्टरनेट बन जाता जी, और इनकम भी उसकी होती। और अगर वो मटेरियलाइज हुआ होता तो, अगर वो होता उसके साथ साथ जो अगर उन्होंने कॉर्पोरेट फार्मिंग में काम किया होता हमारे साथ, जो हमारे फील्ड मार्शल ग्रीन इनिशिएटिव लेके आए थे, तो अभी फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस नहीं होते शायद वहाँ पे, वो वहाँ चैलेंजेस नहीं होते। और हमारे पास जो हमारी जोग्राफियाई पोजीशन है, हम शिप के अलावा बायर भी भेज सकते हैं। 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट है, और जैसे कि अभी हम भेज भी रहे हैं ना, फूड बायर भी भेज रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ को, दीगर को, बल्कि हमने वीट की बात भी की है शायद कुछ जी जी बिल्कुल। लेकिन ये मुझे बताएं कि करेंसी बास्केट क्या कह रही है इस वक्त? आपकी जो हम इत्तला सुन रहे हैं वो बड़ी मुस्बत है कि हम वाहिद करेंसी है जो डॉलर के अगेंस्ट गेन कर रहे हैं, हम वाहिद करेंसी हैं जो दुबई और मिडल ईस्ट के जो करेंसीज हैं उनके अगेंस्ट गेन कर रहे हैं। इज इट ट्रू? क्या मार्केट में क्या मूवमेंट्स है? करेंसी मार्केट क्या कह रही है? बिल्कुल ठीक बात है, सही बात। ये दुनिया में वाहिद मुल्क है इस वक्त पाकिस्तान, अच्छा, जिसकी जो करेंसी है खासतौर वो रुपया स्टेबल है। ना सिर्फ स्टेबल है, वो बड़ा ग्रेजुअली जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है अगेंस्ट डॉलर। अच्छा। अगर हम पिछले साल जुलाई से देखें अब तक, तो इंटर बैंक के अंदर तकरीबन 9 रुपए की कमी हुई है। वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, लेकिन अभी जो हो रहा है वो ये क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे जो फील्ड मार्शल ने, ISI चीफ ने लिए ड्यूरिंग आपकी जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, और उसके बाद मौजूदा गवर्नमेंट ने भी उसको फॉलो किया, ये उसके असरात हैं। और वो केयर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं वो लेना हमारे जैसे मुल्क को ज़रूरी है। हम उसको ओपनली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जैसे अभी हमारी बहन उज़मा कारदार जिक्र कर रही थी कि जो एंटी स्टेट है, मैं ये सिर्फ इस बात से तो इत्तेफाक नहीं करूँगा कि शख्सियत परस्ती नहीं है, ये एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो है ना पाकिस्तान, इनसाइड एंड आउटसाइड पाकिस्तान, वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। वो उनको कोई भी इशू हो, वो चाहते हैं पाकिस्तान में हाइप क्रिएट हो, पाकिस्तान में नुकसान हो। और आपने वो देखा
कि केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर मेजर्स लिए गए, जो एक था ना हाइप क्रिएट करना, जिसको कहते हैं ना कि आज इधर धरना उधर धरना, इंपोर्ट रोक दी, एक्सपोर्ट रोक दी, सऊदी से ताल्लुकात ख़राब कर लिए, मलेशिया से कर लिए, चीनी सदर आ रहे हैं तो धरना दे दिया, कुछ भी कर दिया, कोई भी गवर्नमेंट से इस्तीफा दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ज़रूरी हैं, ज़रूरी है। लेकिन ये जो हालिया इजाफा हुआ है, दिस इज ऑर्गेनिक, ये क्या है? ऑर्गेनिक है। और कोई पाकिस्तान में करेंसी मार्केट में कोई अफरा तफरी नहीं है। आप अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया में देख लें, पेट्रोल के लिए लोग मारधाड़ कर रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, गैस नहीं है। इस मौके से मैं एक फ़ायदा उठाना चाहूँगा कि एक मैंने आज बयान पढ़ा और बड़ा अफसोस हुआ मुझे सुन के पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का, जिन्होंने कहा जी आप हमारे प्रॉफिट्स बढ़ाएं, मार्जिन बढ़ा दें हमारे। अरे यार आप क्या बात कर रहे हैं, आप मुल्क में वरना हम हड़ताल कर देंगे, पूरा बयान ये कि हड़ताल कर देंगे। ये तो एक अच्छा, ऐसे लोगों को जरूर सोचना चाहिए। अच्छा उस्मान साहब, ये मुझे बताएं कि ये जो एक बयानिया है जिसको ये जेनेवा या आलमी सतह पे उजागर करना चाहते हैं बार बार जाके कि हमें ह्यूमन राइट्स या इंसानी बुनियादी सहूलियात जेल में जो है हमारे लीडर को मुयस्सर नहीं है, तो ये जो बयानिया है इसकी फैक्चुअल पोजीशन क्या है उस्मान साहब, कौम के सामने रखें? क्या सहूलियात मिल रही हैं? क्या वाकई में कोई फुकदान है इंसानी सहूलियात का इमरान खान को? क्यों ये गाना गाते हैं इस वक्त बाहर जाके कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, प्रिजनर्स ऑफ कंसाइज, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इस तरह की बातें करते हैं? उस्मान साहब सफान, आपकी चूंकि कट कट के आवाज आ रही है, जरा अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मैं उस्मान साहब पूछ रहा हूँ कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो बयानिया पीटीआई बनाती है कि उनके लीडर को सहूलियात नहीं मुयस्सर जेल में, ये बयानिए का जरा फैक्चुअल पोजीशन बताइएगा कि क्या असल में क्या हकायक हैं उस्मान साहब? आप ये पीटीआई के बयानिए की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जी देखिए, ये तो इन्होंने तो झूठ की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। ये हकीकत से इनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये इस वक्त जो हमारे दुश्मन बयानिया है ना, उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो इस वक्त पूरी दुनिया को समझ आ गई है। हमारा जो एक काइनेटिक फ्रंट है, डिप्लोमेटिक फ्रंट है, उसमें जो बेतहाशा इस वक्त अपॉर्चुनिटीज हैं, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज में किस तरह से हम एक गुड स्ट्रैटेजी के साथ कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें हमारा क्रेडिट जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे फील्ड मार्शल को, हमारी डार्ट साहब को, और हमारे जितने भी जो हुकूमत है उसकी जो पॉलिसीज हैं, ये उनको क्रेडिट जाता है कि वो किस तरह से इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। और हालांकि देखें, हमारा एक बहुत मुश्किल और एक सेंसिटिव हम सिचुएशन में है। एक तरफ अमेरिका है, फिर चाइना है, रशिया है, और ये आपस में टकरा है एक दूसरे के साथ। लेकिन कमाल हैरत है ना कि पाकिस्तान के थ्रू जो है वो सालसी हो रही है। ईरान को भी अगर जा रही हैं इनके 16 निकात, तो पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका को जा रहे हैं। अगर उधर से जवाब आ रहा है तो वो भी पाकिस्तान के थ्रू जा रहा है। और इस वक्त जो है हमारा हर मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे और स्टेबल और मजबूत जा रहे हैं। जो हमारा एक आपने देखा था ये पीटीआई के दौर में, हम टोटली आइसोलेट होके रह गए थे। हर मुल्क हमारे साथ नाराज था उस वक्त, और इस वक्त हर मुल्क हमारी तरफ देख रहा है कि ये आए और ये आगे से पीस टॉक्स बढ़ाएं, और ये मामलात जो हैं वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, और ये जंग जो है वो किसी न किसी तरीके से उसको ख़त्म किया जाए। उसमें अब ये लोग जो मर्जी बोलते रहें, कोई इनको सवाए इसके कि ये अपना मुंह काला करेंगे, और इनके अब किस्मत में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए मेरे ख्याल में आप इनको जितना कम आप स्पेस दें मीडिया में, और जितना कम आप इनकी बात करें वो ज्यादा बेहतर होगी, कि इनकी क्योंकि अब वक़्त वैल्यू रही कोई नहीं है। और इन्होंने जितना नुकसान पहुंचाना था पाकिस्तान को, इन्होंने जो है वो पूरी कोशिश कर ली। अब इनकी कोई कोशिश जो है वो पाकिस्तान की कौम कामयाब नहीं होने देगी इंशाल्लाह। अच्छा उस्मान साहब, आवाज अब आ रही क्लियर मेरी आपको, या आवाज में खलल है अभी? उस्मान साहब, कैन यू हियर मी? कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं आवाज में?
आपका इंटरनेट तो बहुत अच्छा, कनेक्टिविटी बहुत खराब है। अच्छा, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि जो इंसानी हुकूक की पामाली के हवाले से बयानियां बना रही है पीटीआई कि जेल में उनके लीडर को सहूलियात मुयसर नहीं है, ये सवाल मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था, आप तक पहुंचा ही है कि वो बयानियां क्या हकायक क्या है उसके, ये पूछना चाह रहा था। अच्छा, जेल में तो देखे ना, बात सारी ये है कि पूरी कौम जो है इस वक्त कुर्बानियां दे रही है। अब हमारी आप देखें कि हमारी तनख्वाहों में 25% कटौती हुई है, सारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी तनख्वाहें काटी जा रही हैं, जितने जो फालतू अखराजात हैं हुकूमत को हर तरीके से वो बंद कर रहे हैं। आप देखें जेल में रोजाना के हिसाब से 7 स्पेशलिस्ट इनको चेक करते हैं, वो टैक्स पेयर की पैसे जेब से सारा पैसा जा रहा है। ये देसी घी, देसी मुर्गियां और चिया सीड्स, और फिर इनको हर किस्म की सहूलत जो दी हुई है वो भी तो टैक्स पेयर के जेब से जा रही है। तो इनकी ये जो जितनी एक ये सहूलियात और ये जो इनकी याशी लगी हुई है जेल में, ये भी खत्म करनी चाहिए। अगर पूरा मुल्क कुर्बानियां दे रहा है, एक शख्स कुर्बानी दे रहा है, तो फिर बानी को भी चाहिए ना अपनी देसी घी और मुर्गियां खत्म करें। एक आंख की छोटी सी इन्फेक्शन थी, और उस छोटी सी इन्फेक्शन जो थी उसके लिए 7-8 स्पेशलिस्ट जो थे वो दिन रात इनका मुआयना कर रहे थे। वो उनको किसने जो थी वो फीस देनी थी, वो भी तो टैक्स पेयर के पैसे से सारा जा रहा है ना। हाँ, लेकिन इनके बेटे तो रो रहे थे ना वहाँ पे कि उनको सहूलियात नहीं मिल रही, जो जेनेवा बैठ के तकरीर कर रहे थे कि वहाँ यूँ नहीं है तो ये नहीं है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो रेजीम ने ये कर दिया तो वो कर दिया, जो उनके बच्चे गाना गा रहे थे वहाँ पे। अरे भाई सफियान, इनका रोना, आप इनके रोना पीटना आप क्यों उस पे आप वक्त जाया करते हैं? ये इनको शर्म नहीं आती है कि ये अपना डर्टी लिनन जाके पूरी दुनिया में बैठ के धोते हैं? भाई आप अपने मुल्क में आप आके आप अदालतों का सामना करें, अदालतों से रिलीफ मांगे। आपको अदालतों ने इतना रिलीफ पहले दिया भी है, आपके कई केसेस जो है वो खत्म हो गए हैं। आप अगर आईन और कानून में यकीन रखते हैं तो आप अदालतों में आइए। अदालतों में जाने की बजाय ये इंटरनेशनल फोरम पे बैठ के हर जगह पाकिस्तान की बदतारीफियां करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एलिगेशंस लगाते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है। सब झूठ का पलंदा है। अब तो कोई इन पे यकीन भी नहीं करता। ये लॉबिंग, इन्होंने पैसा खिलाया हुआ है, ये हर एक को पैसा खिलाते हैं, इन्होंने लॉबिस्ट रखे हुए हैं। ये पता नहीं किस सेनेटर के ये पाँव नहीं पड़े, किस कांग्रेसमैन के ये पाँव नहीं पड़े, ये पैसे खिलाते हैं। सबको पैसे खिला के ये जुल्फी बुखारी और इस टाइप के जो बैठे हुए इनके वहां पे कजन वगैरह, ये सब और ये जो जूइश लॉबी बैठी हुई और गोल्डस्मिथ का पैसा जो है वो चल रहा है हर तरफ, ये उस पैसे से ये काम करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, शायद इसी वजह से हमने आज तक उनके अकाउंट से गजा में इंसानी हुकूक की पामाली पर कोई ट्वीट नहीं देखी, कोई मजम्मत नहीं देखी। शायद इस फोरम के ऊपर बैठ के ये इंसानी हुकूक की पामाली जो गजा में हो रही है, फ़लस्तीन में हो रही है, कभी जिक्र नहीं सुना इनके बच्चों से या इनसे या इनके अकाउंट से कि कभी ये कर दें। ना हम सुन सकते हैं, ख्वाहिश ही रह जाएगी शायद कि कभी कोई ट्वीट कर दे, एक ट्वीट कर दें इनके अकाउंट से आ जाए कि इजराइल ने ये मजालिम किए हैं। कभी नहीं आती जी, इस पर नहीं आएगी ना उस्मा साहबा। देखे ना, ये तो सिफान आपको पता ही है, ये जैक गोल्डस्मिथ जो है इलेक्शन में सादिक खान के खिलाफ खड़े हुए थे, जैक गोल्डस्मिथ को ये सपोर्ट कर रहे थे। तो ये तो इनके तो बच्चे रहते ही गोल्डस्मिथ के घर में है। इन्होंने तो कभी एक इजराइल के खिलाफ अगर कोई ट्वीट की हो तो आप मुझे दिखा दें। एग्जैक्टली। अच्छा, कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू की है, तो उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने 2 या 3 बातें, पहले जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने रीसेंट क्लैशेस इंडिया पाकिस्तान के थे उसका जिक्र किया है। उन्होंने क्या कहा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने, पहले वो हिस्सा सुनाते हैं, फिर स्टेट ऑफ होमस पे जो उन्होंने बात की वो भी सुनाएंगे। पहले प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो उन्होंने तारीफ की थी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी थी वो क्या थी, लेट्स से दिस, जो अमेरिकी सदर क्या कह रहे थे, लेट्स से दिस। But I wish it could have gone faster. I solved other ones in one day that have been going for 32 years. We stopped one that was starting. It was already started. India and Pakistan, and the Prime Minister of Pakistan, a very fine gentleman, said President Trump solved something that was going to cost 10 million lives. That was going to cost a lot of lives, 2 nuclear nations. And those were complicated, but we got them done quickly. This one is, it's a shame.
वेरी फाइन जेंटलमैन उन्होंने कहा है जी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए। अच्छा, साथ में उन्होंने जो वेसल्स आए हैं ईरान से और उसमें पाकिस्तानी झंडे का जो इस्तेमाल, उसका जो जिक्र किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, वो ज़रा सुने कि वो किस तरह से उन तक पहुँच रहे हैं। उसके बारे में उन्होंने तफसीलात जो बयान की डोनाल्ड ट्रंप ने, जिक्र हुआ था अभी हमारे शो में भी, उस्मा साहब ने जिक्र किया था उसका, ज़रा सुनते हैं कहा क्या था डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जैक्टली। लेट्स से दिस। They said to show you the fact that we're real and solid and we're there, we're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox, but I watched it and he said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real, and I think they were Pakistani flagged. Yes. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. All right, I hope I haven't screwed up your negotiations, but I thought it was appropriate to say, because I did taunt you the other day by saying they're going to give us a present. दो स्टेटमेंट्स हैं ज़बरदस्त। आप ये बताइएगा कि एक तो वेरी डिसेंट मैन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के लिए कहा, दूसरा पे स्टेट ऑफ हॉर्मज से उन्होंने कहा पाकिस्तानी फ्लैग्स के साथ जो आ रही हैं, तो ये दोनों, पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तानी झंडा वो लगा हुआ है तो वो एक पासपोर्ट है, आप जिक्र भी कर रहे थे, ये कितना ही जो गूज़बम्स भी देता है और कितना सुनने में आपको कैसा लगा ये बात? ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका फ्लैग लगा हुआ और अनइंटरप्टेड, और वो आपके 10 शिप वहाँ से गुजरे हैं, जिसमें से 8 वहाँ चले गए हैं, 2 हमारे यहाँ आ गए हैं। तो ये तो एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है, हमारे फील्ड मार्शल साहब का इसमें बड़ा रोल है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल है, और उसमें थोड़ा बहुत क्रेडिट हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म वगैरह को भी जाता है। लेकिन जो सबसे पहले खुदा की मेहरबानी है, उसके बाद हमारी फ़ौज और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह तनदेही से लगी हुई है, क्योंकि मेरा राब्ता रहता है, मैं देखता हूँ दिन रात वो लोग बादिल नखास्ता, हालांकि उनका काम सिर्फ और सिर्फ डिफेंस का है, लेकिन वो हर चीज़ को देखें। देखिए, मैं फिर अगेन कहूँगा, आपके मुल्क में कई राशन की लाइन नहीं है, इंडिया पाकिस्तान जंग के दौरान भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में लोगों का ज़्यादातर आपको पता है कि प्रॉफिट मेकिंग वाले हैं, जिनको अपने राइट्स याद हैं, ड्यूटीज़ याद नहीं है। इवन देन गवर्नमेंट भी हो अगर, तो वो भी हर वक्त हाथ रंगने में लगी रहती है, बड़े बड़े स्कैंडल्स में, ख़र्चों में। कल भी वज़ीर आज़म साहब आए कराची, तो 40-50 गाड़ियों का काफ़िला था, तो वो एक अच्छा मैसेज नहीं गया आवाम को। तो लेकिन इस वक्त हमें चाहिए यकजहती का मुजाहरा करें और अपनी चीज़ों को कंट्रोल करें, ख़र्चों को कंट्रोल करें, और जो इंटरनेशनली जो हमारी तरफ रुख हो गया चीज़ों का, इन्वेस्टमेंट का, ट्रांसशिपमेंट का, एक्सपोर्ट का, उसको हम कायम दायम रखें और उन लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। ये नहीं कि वहाँ पे भी पोर्ट पे पता लगा हम पैसे बना रहे हों, पहले वारी देने के लिए उन जहाज़ को, पहले कभी बर्थ लेने के लिए $20,000 दे दो, $30,000 दे दो, ये देखने की भी बड़ी सख्त ज़रूरत है। हम सेंटर स्टेज पे हैं इस वक्त जी, हर जगह। और अगर जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली $3,600 अरब अमेरिका में इन्वेस्ट किए हैं या करने का वादा किया है, अगर उसका 10% भी यहाँ होता, लगाया होता पाकिस्तान में, तो उनको बहुत फ़ायदा होता, क्योंकि आपके जो बैंक्स हैं तकरीबन 1-2 बैंक छोड़ के तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ के हैं, और उनके जो प्रॉफिट्स हैं, मार्जिन्स, उनके कैपिटल से 300 गुना ज़्यादा है। तो और क्या लेना है भाई आपको? ये तो आपको अमेरिका में या कहीं भी जाके आपको 20 साल में भी नहीं आएगा। और आप वहाँ से, मैं बड़ा कैटेगोरिकली बात कर रहा हूँ, अगर आप आज गल्फ़ कंट्रीज़ या अरब कंट्रीज़ चाहें अपना पैसा निकालना, तो नामुमकिन है, वो निकालने नहीं देंगे। यहाँ जैसे पहले वो आते थे, उनकी इज़्ज़त एहतराम था, आज भी चाहिए हमारा भी इज़्ज़त एहतराम करें, उनका भी करें। हमारे लिए इस वक्त ठीक है, हम फाइनेंशियली इतने कम ताकतवर नहीं हैं,
लेकिन हम दिफाई तौर पे बहुत ताकतवर हैं। हमने अपना पेट काट के और हमने अपने दिफा को ब्रेक लेते हैं, आपके साथ में नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, पाकिस्तान इस वक्त कहाँ सेंटर स्टेज पे है और इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लिए एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे मौके पे होने वाली सियासत को भी बेनकाब कर रहे हैं जो कि ज़ाती मफाद के लिए, सियासी मफादात के लिए, मुल्क की सालमियत को, मुल्क के मफाद को नुकसान पहुँचाने की साजिशें हो रही हैं, उसको भी प्रोग्राम में बेनकाब कर रहे हैं। एक क्लिप और FPCCI का सुना के फिर जफर राजा साहब का कमेंट लेंगे कि GSP पे जो सियासत हुई है, उस सियासत के बारे में जो एलामिया आज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स ने दिया था, उसका एक उन्होंने समराइज उस एलामिया में क्या कहा था, ज़रा सुनते हैं, फिर राज साहब का इस पर कमेंट लेते हैं। लेट्स से दिस कि क्या कहा था। लेट्स से दिस पास आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। भारत का वॉक ओवर, पाकिस्तान का स्टेटस ख़त्म होना भारत के लिए यूरोपीय मंडियों के दरवाजे ओपन कर देगा, खोलने के मुतरादिफ है। हमें इलाकाई हक़ाइक़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ हाल ही में एक FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। पहले भारत के पास वो रियायत नहीं थी जो पाकिस्तान को GSP प्लस में हासिल थी। अब भारतीय एक्सपोर्टर्स को ज़बरदस्त हुकूमती सपोर्ट और ड्यूटी फ्री रसाइल हासिल है। अगर पाकिस्तान ने अपना GSP प्लस स्टेटस खो दिया तो भारत हमारी जगह ले लेगा और यूरोपीय स्टोर से पाकिस्तान की मसनूआत हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। एक बार मंडी हाथ से निकल गई तो इसे वापस लाना नामुमकिन होगा। FPCCI और तमाम पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ये वाज़िया करती है कि कोई भी ग्रोह या फर्द जो ज़ाती मफादात के लिए पाकिस्तान के तजारती स्टेटस के ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रहा है, वो दर हकीकत माशी तकरीबकारी कर रहा है। रियासत के ख़िलाफ़ माशी इख्तियार इस्तेमाल करना करोड़ों पाकिस्तानियों के रोज़गार और मईशत को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। हम तमाम स्टेक होल्डर्स और हुकूमत और कारोबारी कम्युनिटी से अपील करते हैं। वेलकम बैक। आपने देखा कि क्या कह रहे थे FPCCI वाले। GSP को पॉलिटिसाइज होना चाहिए था, पहले तो ये बताएं कि एक सेंसिटिव इशू है, क्या इसको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं इसके साथ एक बात जोड़ना चाहूँगा कि पिछले दिनों आपने देखा कि PTI की जो KPK में हुकूमत है, उन्होंने ख़त लिखा था कि IMF को कि अगर आपने लोन दिया तो हम ये कर्ज वापस नहीं करेंगे। हम अब वो भी एक मिसाल है हमारे पास। तो ये मैंने जैसे आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा, जैसे मिसाक जमहूरियत तो कर लिया तमाम सियासतदानों ने अपने मतलब के लिए, लेकिन अवाम के लिए मिसाक मईशत नहीं कर रहे और मुल्क के लिए। मतलब उसमें एक फ्रेमवर्क हो जाए कि भाई ये इशू ऐसा है कि इसको हम सियासत में नहीं लेकर आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप नेशनल इंटरेस्ट है इस पर, बिल्कुल, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि देखिए इसका फ़ायदा इंडिया को होगा, डायरेक्टली फ़ायदा होगा। बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे लिए एक एक डॉलर बहुत कीमती है, उनको पता है, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं बड़े महदूद हैं और बेस ऑन रेमिटेंसेस हैं हम, और वो रेमिटेंस गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ड्यू टू इंटरनेशनल क्राइसिस। अभी आए प्लस गल्फ जी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, क्योंकि जाहिर अब गल्फ बंद है, जंग के हालात हैं। वेटेज कितना है गल्फ का? इमीडिएट आप 10% कह सकते हैं पूरी बास्केट में रेमिटेंसेस का। नहीं, मैं टोटल रेमिटेंसेस में, टोटल रेमिटेंस का 10% इफेक्ट आ चुका है। ठीक है। वैसे वेटेज कितना है, मैं पूछना चाह रहा हूँ गल्फ का रेमिटेंसेस में वेटेज कितना है रेमिटेंसेस? अगर जो हमारा 39 या और 38 बिलियन डॉलर जो सालाना आता है, तो उसका कम से कम 60% वहाँ से आता है, 60 to 70%।
और वहाँ से जो आया है इस दफ़ा। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा सिर्फ गल्फ़ ही नहीं, आपके यूरोपियन कंट्रीज़ में भी महंगाई आई है। मेरी कल ही किसी साहब से बात हो रही थी, वो कहते हैं अब हम जो बिल पे कर रहे हैं और जो ऑयल ख़रीद रहे हैं तो हमारे पास कुछ बचत नहीं हो रही कि हम अपने घर अपने पैसे भेज सकें। अच्छा, तो पूरी दुनिया में ज़ाहिर है महंगाई तो आई है और आएगी, और हमारे मुल्क में भी आएगी, क्योंकि ऑयल की प्राइस इतनी बढ़ चुकी है, उससे ही हर चीज़ जुड़ी हुई है। और फिर इंपोर्ट पे भी, इंपोर्ट करेंगे आप तो इंपोर्ट महंगी पड़ेगी, एक्सपोर्ट आपकी 45-50% इंपोर्ट बेस है जो आपका रॉ मटेरियल आता है, और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट महंगी होगी, बाहर बाइंग पावर कम होगी। तो ओवरऑल ये काफ़ी बड़ा क्राइसिस है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो पाकिस्तान इस प्रॉब्लम से बच सकता है जैसे कि कोविड के ज़माने में बचा रहा। आपने देखा मैनेजमेंट अच्छी इसकी करनी पड़ेगी, स्मार्टली इसको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। और बड़ी अहम बात हुआ है कि जो ऑस्टेरिटी के हमने दावे किए हैं हुकूमत ने, हुक्मरानों ने, उस पर अमल दरामद भी करके दिखाएं। जी ये जो बड़े बड़े कॉस्मेटिक अभी तक हुआ है, कॉस्मेटिक भी नहीं हुआ ना सर, वो जो काफिले अभी भी चल रहे हैं ना, बड़े बड़े काफिले चल रहे हैं। बिल्कुल उस दिन 23 मार्च पे देखा काफिला, जो हमारे नए गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब का काफिला, कल प्राइम मिनिस्टर का आप बता रहे काफिला। बात ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी इन्होंने इख्तिदार नहीं देखा, कभी पैसे नहीं देखे, ये वो लोग हैं, इनको मिल जाता है तो ये बिल्कुल आपे से ब्यापे हो जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फॉर फीडबैक फेसबुक की नेक्स्ट देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।